अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं राना आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। बकौल शायर, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्सा में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी ख़तरे में रहती है। सुप्रीम कोर्ट, लाहौर रजिस्ट्री, डिप्टी कमिश्नर, अदालत पेशी, लाल कोट, पाँव में चप्पल, अदालत बरहम, सख्त नोटिस, मरासला जारी। अल्फाज का ये मजमूआ है एक समात का जो सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में हुई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक पेश हुए। लिबास था लाल कोट और चप्पल। डिप्टी कमिश्नर लाहौर को ये पहनावा और पेशी दोनों महंगे पड़ गए। आगे बढ़ते हैं। इस्तफसार, सरजनश, चीफ सेक्रेटरी, फौरी तलबी, गैर मशरूत मुआफ़ी। जस्टिस मंजूर मलिक साहब ने कहा, ये क्या लिबास पहन रखा है, सुप्रीम कोर्ट आए हैं या किसी बारात पर। डिप्टी कमिश्नर ने जवाब दिया, मेरा यही लिबास है। अदालत की जानिब से डीसी की सरजनश। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फौरी तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अदालती रिमार्क्स, हुक्म सादर, मरासले की हदायत, समात मशरूत। अदालत ने कहा कि साहब बहादुर ने शायद इस बात का गुस्सा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने सुबह सुबह बुला लिया। गुस्से में शलवार कमीज़ पर सुर्ख कोट पहन कर आ गए। अगरचे कानून में शलवार कमीज़ और सुर्ख कोट की पाबंदी नहीं, लेकिन कम अज़ कम ऑफिसर का लिबास रस्मी होना चाहिए। जस्टिस मंजूर ने कहा, अगर डिप्टी कमिश्नर का कोई ड्रेस कोड नहीं तो क्या ये बनियान पहनकर अदालत में आ जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा, साहब बहादुर लाहौर के डिप्टी कमिश्नर बनने के अहल नहीं हैं। उन्हें किसी ऐसे इलाके में लगाया जाए जहाँ बनियान पहन कर जा सकें। फिर अदालत ने हुक्म सादर किया कि आइंदा से तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और अफसरान सुप्रीम कोर्ट ही नहीं सिविल अदालत में भी रस्मी लिबास पहनकर पेश होंगे। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर्स और अफसरान को मरासला जारी करने की हदायत की। अदालत ने मज़ीद कहा कि आइंदा समात पर डिप्टी कमिश्नर मुनासिब लिबास पहन कर आएँ, फिर केस सुनेंगे। यहाँ बग़ैर किसी शख्सी मशाबहत के शायर के ये अल्फाज बहुत याद आए कि नशा लानत है अगर, फिर तो है लानत ये भी, इख्तियारात का इंसान को नशा हो जाना। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तजज़ियों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियत का तारुफ आपके सामने रख दूं। मेरे साथ स्टूडियो में शख्सियत मौजूद हैं, बड़ी हमाजह शख्सियत हैं, बहुत सारे टाइटल्स इनकी ज़ात के साथ जुड़े हुए हैं। PhD स्कॉलर हैं इन मैस कम्युनिकेशन, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इक्तफ़ा करूँगा मुख्तसर और जामे। मुसन्नफ़, कॉलम निगार और तजियाकार जनाब नवीद अमान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स लॉट। चलते हैं दूसरी शख्सियत की जानिब। मेरे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद है, उनका ताल्लुक शोबा वकालत से है और हालात हाज़िरा पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं माहिर कानून और तजियाकार जनाब बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम वकास जी। वालेकुम अस्सलाम जी। आपकी शिरकत, वक्त और तजिया का भी शुक्रिया। चलते हैं अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, अखबारात की जीनत बनी। नवीद साहब, आपकी जानिब आऊँगा। सिंध और बलोचिस्तान के सार्फिन के लिए गैस महंगी। ऑस टैरिफ में 39 रुपये 89 पैसे फ़ी MMBTU इजाफे की मंजूरी। ये वो यूनिट है जो चार्ज किया जाता है सरचार्ज के हवाले से। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सार्फिन के लिए फ़ैसला आज होगा। इसके साथ ही मैं अगर दूसरी हेडलाइन भी आपके सामने रख दूँ, आवाम को महंगाई का हाई वोल्टेज झटका लगने को नेपरा ने बिजली की कीमत में फ़ी यूनिट 3.5 रुपये इजाफे का फ़ैसला कर लिया। साल नौ है, पहला माह है, उस माह में 2 बार पहले पेट्रोल बढ़ चुका, बिजली बढ़ चुकी। ये अब गैस की सूरत हाल आपके सामने है, गैस महंगी होने जा रही है और मज़ीद जो है वो वोल्टेज झटका आवाम को लगना है। तो कैसे देख रहे हैं ये पॉलिसीज़ हुकूमत की और आम आदमी को, गरीब आदमी को, कि वो कितना बोझ बर्दाश्त कर पाएगा। अच्छा अदील, जिस तवातर से और जिस ज़िम्मेदारी से, जिस बाकायदगी से हुकूमत गैस और बिजली के टैरिफ में इजाफा करती है और महंगाई जब बढ़ती चली जाती है तो उसको कंट्रोल नहीं करती, इससे गरीब आदमी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। इसी तवातर, इसी ज़िम्मेदारी और इसी बाकायदगी से हुकूमत को इन गरीब आवाम को रिलीफ़ देना चाहिए। 2.5 साल गुजर गए, हुकूमतें आवाम को रिलीफ़ देने के लिए आती हैं, उनकी ज़िंदगियों को आसान करने के लिए आती हैं।
उसमें मुश्किलात पैदा करने के लिए नहीं आती। वो तमाम बोझ जो अवाम पर पड़ना होता है वो हुकूमतें अपने कंधों पे उठाती हैं, उनको सब्सिडीज़ देती हैं, अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करती। अब अगर सिंध और बलूचिस्तान के अवाम जो निस्बतन पूरे मुल्क के दूसरे सूबों की अवाम से ज़्यादा पिसे हुए अवाम हैं, ज़्यादा उनका जो ज़िंदगी का गरीब अवाम का जो सतह है वो लो है, बिल्कुल उन पर अगर ये ज़्यादा बोझ डाल दिया जाएगा तो उनमें एहसास महरूमी बढ़ेगी। हमारा मुल्क एहसास महरूमियों की तरफ जा रहा है। इस एहसास महरूमी की सज़ा हम 71 में काट चुके हैं। ये वो तमाम रवैये हैं जो हमारी वफाकी हुकूमतें हमारे सूबों के साथ इख्तियार करती रही हैं, आज भी वही रवैया बरकरार है। तो मैं नहीं समझता ये कोई दानिशमंदी होगी, इसकी तरफ बड़ी संजीदगी से तवज्जो करनी चाहिए और ये बार बार टैरिफ के बढ़ने के रुझान को ख़त्म करना होगा। इस साल के आगाज़ में ही पेट्रोल बढ़ गया, सुई गैस और बिजली के टैरिफ्स में इजाफा, वो आवाम की हिम्मत से बाहर है। एक आम गरीब आदमी भी जिसकी कोई आमदनी नहीं है और वो अपनी अगर फ़र्ज़ करें कि 1000 रुपये की ख़रीदारी भी करता है तो वो डायरेक्टली हुकूमत को टैक्सेस पे करता है, तो उसके जवाब में हुकूमत को चाहिए कि उसको रिलीफ दे, वो नहीं देती। तो इस तरीके से मुआशरे आगे नहीं बढ़ते। सही, लेकिन आपको क्या लगता है, यानी आम आदमी या गरीब आदमी कितना बोझ बर्दाश्त कर पाएगा? और तब्दीली सरकार जो नारे लगाए गए थे, जो स्लोगन था, उसमें कोई सियासी यानी तरफदारी या जानबदारी तो वैसे ही बीइंग ए जर्नलिस्ट हमारे लिए शरीयत की हामिल नहीं है। आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कि कितनी सख्त है आवाम में ये सारी की सारी सूरत बर्दाश्त? अवाम में तो सख्त ख़त्म हो गई है, खत्म हो हाँ, अवाम की चीखें निकल गई हैं। अगर कहीं सख्त है तो वो उमरा में है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अवाम को रिलीफ दें। जो महज़ब मुआशरे हैं, मगरबी मुआशरे हैं, वो अवाम को रिलीफ देते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ आसान करते हैं। और आप ये देखें, ये बड़ी दानिशमंदी की बात है कि जब आप अवाम की ज़िंदगी को आसान करेंगे तो अवाम आपको पे बैक करती है, वो मुआशरे को बिल्कुल स्मूथ रखती है, क्राइम रेट ख़त्म होता है, लोगों के जो आर्ज़े हैं, बीमारियां हैं, वो ख़त्म होती हैं, वो मुआशरे के लिए यूज़फुल हो जाता है। तो आप अवाम का बोझ शेयर करें तो आपको वो फेडरेशन को, वो गवर्नमेंट को आसानी पैदा कर देगा अवाम का वो तबका। अगर आप वो बोझ बढ़ा देंगे तो अल्टीमेटली वो बोझ फेडरेशन के ऊपर पड़ जाएगा, जो मुल्क की सालमियत के लिए अच्छा नहीं होता। सही। मैं ज़रा वकास अब्रेज़ खान की जानब चलता हूँ। वकास साहब, आपसे पहले तो ये जो मैंने सवालात या जो हेडलाइंस रखी हैं नवीद अमान खान साहब के सामने, चाहें तो उस पर तबसरा करें, लेकिन एक बड़ी अहम खबर मुझे आपसे पूछनी है जिसका मैंने जिक्र अपने इंट्रो में किया था, यानी उसके कुछ लफ्ज़ तो मैं आपके लिए भी बोल देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट लाहौर मजिस्ट्रेट डिप्टी कमिश्नर अदालत पेशी, लाल कोट, पाँव में चप्पल, अदालत बरहम, सख्त नोटिस, मरासला जारी। और ये अदालत ने हेलमेट की पाबंदी के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत की थी और वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब पेश हुए, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, और उनका जो ड्रेस कोड था उसी हवाले से जो समाअत हुई, हदायत जारी हुई, वो जो मरासला जारी हुआ है उसकी कॉपी भी मेरे पास मौजूद है, मेरे नाज़रीन देख सकते हैं। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ माहिर कानून होते हुए कि ये सारी की सारी सूरत को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस में 2003 का उसका सेक्शन 3 ये कहता है कि whoever disregard or disobey any direction, order of the process of court which he is legally bound to obey, that tends amount to the contempt of the court. At the same time, अगर कोई शख्स जो है वो अपनी वर्ड एक्ट ऑफ बॉडी से कोर्ट के डेकोरम को डिस्टर्ब करता है या अपने कपड़ों से, अपने पहनावे से, अपनी आवाज से, जिसम के किसी भी वर्ड एक्ट से वो कोर्ट के डेकोरम को डिस्टर्ब करता है, that comes under the definition of contempt of court। लिहाजा हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस है 2003 जो ये कहता है कि ऐसे कपड़े पहन के आप कोर्ट के अंदर ना जाएं जो कि फ्रोशियस लुक देती हो, जिससे अदालत का डेकोरम डिस्टर्ब होता हो, तो ये चीजें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जिम्मे में आती है। लिहाजा जो उस दिन डिप्टी कमिश्नर का लिबास था, टू सम एक्सटेंट हम इसे कह सकते हैं कि ये फ्रोशियस था, बट नॉट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। लेकिन उस पे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की तरफ से जो रिमार्क्स आई, मैं ये समझता हूं कि उससे एक फायदा ये हुआ, उसका एक बेनिफिट ये हुआ कि जो ड्रेस कोड नोटिफिकेशन जारी किया गया चीफ सेक्रेटरी की तरफ से, वो एक बड़ा जबरदस्त नोटिफिकेशन था, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारी जो पुलिस है उसका अपना यूनिफॉर्म है, हमारी FIA है उसका यूनिफॉर्म है,
लेकिन हमारे जो डिप्टी कमिश्नर वकास मैं ज़रा अपने प्रोड्यूसर से कहूँगा, आपकी आवाज़ जो है ना वो अच्छी खासी ज़्यादा आ रही है मुझे, मैं चाहूँगा उन्हें कि वो इसका वॉल्यूम कम करें। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा और इसी हवाले से आपसे गुफ्तगू करूँगा। नवीद साहब, मैं आपसे ज़रा गुफ्तगू कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। वज़ीर आज़म कहते हैं कर्ज़ों की अफरियत वर्षे में मिली, रुपए की कदर गिरने से अजाफी बोझ पड़ा, अगर आगे बढ़ना है तो एहसास कमतरी से निकलना होगा। अब जो सूरत हाल है ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना सबका द्वार पे चली जाती हैं, आखिर वजह। अच्छा, इसमें अदील आप ये देखें कि इस रोने धोने से कौम आगे नहीं बढ़ेगी। आप बार बार कहते रहेंगे कि पिछली गवर्नमेंट ने किया, पिछली हुकूमतें प्रोजेक्ट्स शुरू करती हैं, वो कर्ज़े लेती भी हैं, लेकिन अगली हुकूमतें प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट भी करती हैं और कर्ज़े भी अदा करती हैं। अगर आप ये शोर करते रहेंगे कि ये पिछली गवर्नमेंट्स ने किया, तो क्या आप अपने आप को, अपनी कारकर्दगी को जस्टिफाई कर सकेंगे? नहीं, आप नहीं कर सकेंगे। आपको चाहिए कि वो जो कर्ज़े लिए दिए गए, आप वो एक प्रोसीजर है हमारे गवर्नमेंट्स को आगे बढ़ने का, आप खामोशी से वो कर्ज़े अदा करें, क्योंकि वो करने ही होते हैं। बिल्कुल, जो कर्जे आप ले रहे हैं वो आप नहीं अदा करेंगे, वो अगली गवर्नमेंट अदा करेगी। वैसे होना ये चाहिए कि जो कर्जे ले वही दे और उसी 5 साल में दे। ये मेरा ये ख्याल है कि ये जो धंधा है दूसरी गवर्नमेंट्स के ऊपर इल्ज़ामात लगाने का, ये यहाँ ख़त्म हो जाना चाहिए और ये कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि 5 साल में आप जो कर्जे लेंगे, जाने से पहले वो तमाम कर्जे अदा करके जाएंगे, तो ये इल्ज़ाम तराशी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप ये कहते रहेंगे तो क्या मुल्क की कारकर्दगी या कौम की कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी या हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी? नहीं होगी। आप 5 साल के लिए आए हैं, 2.5 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं, आपको कारकर्दगी दिखानी ही पड़ेगी, अदरवाइज कौम भी आपको निकाल देगी। नहीं, इसमें तो और बहुत मुल्क भी सफर करेगा। सवालात हैं। हाँ। लेकिन मैं नवीद साहब फिर आपकी जाना पाऊंगा, मैं ज़रा वकास से मुखातब हो जाऊं। वकास, मैं चाहूँगा कि वो बात वहीं से शुरू करें कि डिप्टी कमिश्नर के हवाले से जो ड्रेस कोड का कहा गया अदालत की जानिब से, इवन बल्कि जो मरासला जारी हो गया, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई इसका तकाजा किया जाना चाहिए और क्या बेसमझी में, नासमझी में, नादानी में या किसी सोच के ताबे ऐसा हो गया या कोई प्री प्लान था? देखिए, जो आपने बात की थी अपने अशार के जरिए, मैं उसका जरूर जिक्र करना चाहूँगा। तो वाकई हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर ना एक इस तरह के लोग भी नजर आते हैं कि जो इक़्तिदार के नशे में मुब्तला है। लिहाजा हमारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस दिन जो इंटरप्रिटेशन आई है जस्टिस मजूज की तरफ से, वो बड़ी जबरदस्त इंटरप्रिटेशन थी और डेकोरम कोड का मेंटेन रखना, दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एवरी क्लाइंट जो कि अदालत के सामने पेश होता है। और जहाँ तक डिसेंसी की बात है, वो जरूर मेंटेन करनी चाहिए। इस हवाले से ड्रेस कोड भी आ चुका है और ये बड़ा जबरदस्त जो एक ऑब्जर्वेशन थी कोर्ट की, और इससे फायदा ये हुआ कि पूरे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी का, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हैं, चाहे वो कमिश्नर हैं, चाहे वो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, सब के सब जो है वो अपनी डिसेंसी को मेंटेन करेंगे। तो ये भी वो लोग हैं, जब ये लोग चीफ मिनिस्टर के सामने पेश होते हैं या प्राइम मिनिस्टर इनको किसी मीटिंग के लिए बुलाते हैं, तो ये बड़े जबरदस्त तरीके से पैंट कोट पहनते हैं, बड़े डिसेंसी को मेंटेन करते हैं। एक चीज इनसे एक्सपेक्ट की जाती है कि जब ये कोर्ट के सामने, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, उनके सामने पेश हो तो उसी डिसेंसी को मेंटेन करें। और ये बड़ा जबरदस्त उनकी ऑब्जर्वेशन थी, जिसकी वजह से मरासला भी जारी किया गया और ड्रेस कोड नोटिफिकेशन जो थे चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से जारी किया गया। बिल्कुल। बड़ा जबरदस्त ऑब्जर्वेशन है। और आपको लगता है कि अब ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा? अदील, मैं इसमें इजाफा अब्रेज आपकी इजाज़त से मैं इसको थोड़ा सा इजाफा ये करना चाहूँगा। आपने कहा था कि प्री प्लान था या इत्तफाकी था? ये प्री प्लान था। डीसी एक डिसेंस का नाम है, एक इख्तियारात का नाम है और एक तदब्बर का नाम है। उसने पूरे डिस्ट्रिक्ट को लेकर चलना होता है। आप क्या इसी शलवार कमीज़ और लाल कोट के साथ, स्लीपर के साथ अपने दफ्तर भी जाते हैं? नहीं। आप अदालत में क्यों गए? ऐसा आपने यकीनन अदालत की तज़हीक की है, अदालत का तमस्खुर उड़ाया है, तो ये अंदाज़ अच्छा नहीं है। उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। उसकी सिर्फ सरजनश काफ़ी नहीं है, उनको बता दिया जाना चाहिए। और अगर किसी ऑफिसर को इतना नहीं पता और इतना उसके अंदर उसमें समझ नहीं है कि वो किस तरीके से अदालतों में पेश हो या दफ्तरों में पेश हो, तो वो अपने उस ऑफिस के लिए सूट नहीं करता। लाज़िम बात है, इदारों के एटिकेट्स, मैनर्स, जी, उनको मैं ये समझता हूँ कि इसी कंडक्ट पे उनको ओएसडी कर देना चाहिए।
से बल्कि मैं वकास अवरेज से ये जानना चाहूँगा, वकास आपको क्या लगता है इस हवाले से कोई ऐसी भी सूरत हाल है कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई जाती है तो कोई उन्हें सज़ा या कोई तौहीन अदालत या कोई ऐसी सूरत हाल? मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ, मेरा मकसद ये नहीं है कि उनकी शख्सियत के बारे में, अपने नाजरीन के जानने के हवाले से। देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस है 2003 का, उसका सेक्शन 5 है, इट इज वेरी क्लियर अबाउट द पनिशमेंट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो कहता है कि अगर कोई भी शख्स अपनी ऊंची आवाज से, अपने ड्रेस कोड से या किसी भी अवर्ट ऑफ बॉडी से किसी जज की अदालत की तजदीद करता है, कंटेम्प्ट करता है, तो उसकी सजा 6 महीने है। एट द सेम टाइम अदालत उसे फाइन भी इम्पोज कर सकती है। लेकिन जहाँ पे इसकी सजा की बात है या इसकी फाइन की बात है, यानी 6 महीने से मुराद 6 महीने कैद। प्रोविजन दी गई है जिसके अंदर अदालत के पास भी इख्तियार मौजूद है कि अगर वो शख्स इन राइटिंग ब्लैक एंड व्हाइट कोई एप्लीकेशन अदालत को सबमिट करता है कि मुझे माफी दे दी जाए, तो अदालत उसे माफ भी कर सकती है। अदील, इसमें एक जुमला थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा ब्रेस के साथ कि पिछले दिनों उमर शेख CCPO रहे लाहौर में, उनका कंडक्ट भी क्वेश्चन मार्क लेकर सामने आया। तो हमारी जो पुलिस है या हमारी जो डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह का जो रवैया है, इंतज़ामिया का रवैया, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। ये अवाम को रिलीफ देने के लिए अपने इलाकों में मौजूद होते हैं। बिल्कुल अवाम के लिए जी, अवाम के लिए है, अवाम ही इनके तो तमाम देखिए, मराहत की जिस तरीके से उमर शेख साहब ने उनकी वीडियोस सामने और ऑडियोज आई, तो वो हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है। सही। मैं आगे बढ़ता हूँ, बल्कि आपकी जानिब भी आता हूँ वकास साहब, क्योंकि गुफ्तगू तो चल रही थी कि महंगाई के हवाले से, और उसमें हम गैस की बात कर रहे थे, बिजली की बात कर रहे थे, इवन वज़ीर आज़म की शख्सियत और उनका बयान भी सामने आया, और उसी हवाले से उन्होंने बताया कि साबका हुकूमतें, लेकिन एक रिपोर्ट आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, वो जो बताती है कि नए पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है। एक साल में बदउनवानी में 4 दर्जे इजाफा, 124वां नंबर, मुकन्ना इंतज़ामिया और पुलिस के शोबों में कारकर्दगी बेहतर बनाने की तजवीज़। तो कैसे देख रहे हैं इस रिपोर्ट को और इस सूरत हाल को? वकास, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अजीज, देखिए, पाकिस्तान की करेक्शन को लेकर आज तक हमेशा जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से लेफ्ट हुई हो, चाहे वो डिक्टेटोरियल प्रोसेस का हिस्सा हो, उनका एक ही स्लोगन था, एक ही नारा था कि हम करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाएंगे, करप्शन का कला कमा करेंगे, जड़ से उखाड़ेंगे। लेकिन आप देखें कि रोजे रोज से लेकर आज तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, दैट एंटायरली कोलैप्स, वो पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही हैं। हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट थी, इसका तो सबसे बड़ा जो स्लोगन था वो यही था कि हम पाकिस्तान से करप्शन का कला कमा करेंगे। जो ख्वाब, जो नारे, जो बातें अवाम के लिए की गई थी, जो एक एजेंडा पेश किया गया था, उसमें करप्शन का कला कमा करना सबसे बड़ा जो हमारी PTI की गवर्नमेंट का मंसूब था। लेकिन ये चीज बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि 2018 में अगर हम देखें इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट, तो उस रिपोर्ट के अंदर जो जब नून लीग की गवर्नमेंट गई 117 दर्जे पे थी, लेकिन 2 साल गुजरने के बाद 2019 में वो करप्शन जो मजीद बढ़ गई है, पाकिस्तान में 120वें नंबर पे। और जो गुज़िश्ता रोज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अंदर भी जो करप्शन के इशारे हैं वो बड़े डेट्रीमेंटल फ्रस्ट्रेटिंग है। और ये वो गवर्नमेंट है जिन्होंने नून की गवर्नमेंट पे या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पे करप्शन की वजह से लानतान की, क्रिटिसिज्म किया, और उस क्रिटिसिज्म लानतान की वजह से लोगों ने इनको अप्रिशिएट किया, लोगों ने वोट दिए। बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी से करप्शन को खत्म करेंगे, सियासत से करप्शन को खत्म करेंगे, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी एक्टिविटी से करप्शन को खत्म करेंगे। लेकिन ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है कि करप्शन का नसूर इस कौम की जड़ों को खोखला कर रहा है, और बजाय इसके कि इस गवर्नमेंट के अंदर करप्शन कम होती, ये करप्शन मजीद बढ़ गई है। दीज आर वेरी अलार्मिंग सिचुएशन इन पाकिस्तान। अच्छा अदील, इसमें मैं इजाफा ये करूंगा आपकी इजाज़त से कि करप्शन का शोर 2.5-3 साल से बहुत मचा। बिल्कुल, ये अब आप इस बात को ज़रा जहन में रखिए कि जब सियासतदान या हुकूमतें किसी भी नुक्ते को बुलंद करती हैं, रेस करती हैं, तो पूरी दुनिया में वो आवाज़ जाती है। अब पूरी दुनिया को ये पता चला कि हम बहुत करप्ट कौम हैं। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे वज़रा, हमारे सियासतदान बार बार करप्शन करेंगे, ऑन द रिकॉर्ड है, वो पहले खुद भी कहते रहे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के। जब हम बार बार कहेंगे तो सारी दुनिया ये समझेगी कि पूरी कौम ही करप्ट है। ये तासुर पूरी कौम का गलत जाता है और चला गया वो तासुर।
फिर आपने ठीक है उनके खिलाफ चार्जेस लगाए और उनको पकड़ा, उनको आप अकाउंटेबल किया, लेकिन वसूल क्या किया? वसूल जब आपने कुछ नहीं किया तो साबित यह हुआ कि आपकी तमाम एक्सरसाइज गलत थी। उससे यह हुआ कि वो जो एक तासुर होता है, एक जो भरम होता है, जिसको पंजाबी में कहते हैं जो एक चाका होता है, वो जो चाका है वो मज़ीद ख़त्म हो गया अपनी ब्यूरोक्रेसी में। और हमेशा करप्शन तो फिर वहीं पे होती है ना, एक आम आदमी तो करप्शन नहीं करेगा जो। लेकिन बड़े मज़ेदार मैं इस पे यूँ कहने के बयानिया है हुकूमती अराकीन का। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी ये रिपोर्ट जारी हो गई और वो 2019 की रिपोर्ट है। ये हुकूमती जो हैं तर्जुमान वो गलत कह रहे हैं। 2019 में पीटीआई की गवर्नमेंट है, वो कहते हैं कि पहले की, हालांकि वो उन्होंने ये कहा कि अंग्रेजी में है, असल में हाँ वो 19 में है तो वो नहीं की है सही। लेकिन वो कहते हैं कि जी ये रिपोर्ट जो है ना वो नहीं जो समझा जा रहा है, नहीं, कहते हैं वो गलत कहते हैं, शिबली फराज वो गलत कहते हैं। आगे भी मैं चलता हूँ। शहबाज गिल साहब कहते हैं रिपोर्ट इंग्लिश में है, लुडियां डालते पटवारियों को तर्जुमे के बाद हकीकत का इल्म। इस तरह की लग़व बातें करने से हुकूमत को या कौम को कोई फ़ायदा नहीं होगा, कौम के इमेज को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो 2019 की रिपोर्ट है और 19 में पीटीआई की गवर्नमेंट बनी। अगर वो अंग्रेजी में है तो भाई अंग्रेजी में ही होगी, जितनी आपको अंग्रेजी आती है उतनी उनको भी आती होगी। तो आप ये तमस्कर ना उड़ाएं, आप अपनी कारकर्दगी को आगे बढ़ाएं। कि हर चीज़ अगर अंग्रेजी में आ जाती है तो कोई भी अगर रोटियां डालेगा, चाहे वो पटवारी जिसका वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, नून लीग के लिए कर रहे हैं, जिसके लिए भी कर रहे हैं, तो हुकूमत क्या यही कह के बर्रा नहीं, तो ये तो उनको छूट नहीं मिल सकती ना। बिल्कुल, मैं तो ये जानना बात चाहता तो ये नहीं कि किस जुबान में आई है। लीग ही गलत रोटियां डाल रही है तो आप तफसील बयान कर, आप उर्दू में बयान कर देना, आपके पास तो सब कुछ है। आप किसी की गलत कारकर्दगी को, फर्ज करें कि नून की करप्शन थी या पीपल्स पार्टी की करप्शन, आप अपनी कारकर्दगी से जस्टिफाई करें, आप शोर डाल के जस्टिफाई नहीं कर सकते। बिल्कुल। मैं जरा वकास साहब से पूछूं, वकास साहब आपको क्या लगता है, यानी हुकूमती बयानिया जो है, शिबली फराज कहते हैं रिपोर्ट ऐसी नहीं है जैसे तासर लिया जा रहा है, जैसा उसे समझा जा रहा है। शहबाज गिल कहते हैं कि जी पटवारियों ने लुटियां डाली हैं क्योंकि वो रिपोर्ट इंग्लिश में है और जब उन्हें समझ आएगी तो सूरत हाल और होगी, बाद में उन्हें हकीकत का इल्म होगा। आपको लगता है कि ये सारी की सारी बातें जो हैं उस रिपोर्ट के जवाब बनता है? देखिए, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और ये तंज करना, इनको शायद ज़्यादा अंग्रेजी आती है और उनको कम अंग्रेजी आती है, ये भी किसी हद तक इसमें जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इंतहाई मज़क्का-हेज़ बात की जाती है इनके तर्जुमानों की तरफ से, स्पोक्स पर्सन की तरफ से। आप इसको जस्टिफाई करें कि आपने करप्शन का जो चूरन बेचा था, ये बयानिया इसका कला-कमा करने का आपने पाकिस्तान की अवाम की नज़र किया था, क्या आप उसमें कामयाब हुए? द आंसर इज़ नो। इन द लाइट ऑफ द रिपोर्ट विच इज इशूड बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसके मुताबिक ये तो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है कि जो कि अपनी एनालिसिस के मुताबिक, असेसमेंट के मुताबिक 2 साल बाद, 4 साल बाद या हर साल के बाद एक अपनी रिपोर्ट जारी करता है। तो उस रिपोर्ट की रोशनी में उन्होंने बड़े वाज़ेह तरीके से इस चीज़ की वजाहत की है, इंडिकेशन की है कि पाकिस्तान के अंदर चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे हमारे पॉलिटिकल क्वार्टर से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, ये तमाम के तमाम जो हमारे क्वार्टर्स हैं, इनके अंदर करप्शन अरूज बाम पर है, करप्शन बढ़ी है। किसी भी पराये से, किसी भी सिमत में ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान में करप्शन कम हुई है। लिहाजा जो सबसे पहले बयानिया जो कंटेनर पे 126 दिन में इन्होंने बेचा था, वो मुकम्मल तौर पे नाकाम नजर आता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट एक मुस्तनद अदारा है और आप देखिए अदील, माजी में जितने भी इस तरह के अदारे थे जिसने पनामा की इंडिकेशन की, इसके अलावा दीगर जितने भी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज थी, उन्होंने जो जो इंडिकेशन की वो काफी हद तक उसके अंदर एक करेक्टनेस नजर आई। और ये भी एक मुझे वकास सिर्फ एक बात जानना है, मुझे ये बता दें कि क्या इंग्लिश में रिपोर्ट आना इनके लिए कोई जवाज है? अगर फॉर एग्जांपल कुछ भी हो और नून लीग लुडियां डाल दे तो क्या इनहराफ कर जाएंगे? नहीं सर अदील, ये बात मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि मज़क्का हेज है इस चीज का, किसी को तंज करना, टॉन्ट करना, ईरानिक वे से बात करना कि आप अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं, क्या आप अपने आप को ज्यादा सिविलाइज्ड और एजुकेटेड समझते हैं? अगर समझते हैं तो डिलीवर करें, अवाम की सहूलियत के लिए अपने इल्म को इस्तेमाल करें, महंगाई कम करें, बेरोजगारी का खात्मा करें। अब्रेज, मैं आपको एक एग्जांपल कोट कर देता हूं करप्शन के हवाले से। इसी गवर्नमेंट की बात हो रही है, ये कहते हैं कि हम बहुत क्लीन हैं और पहली गवर्नमेंट्स करप्ट थी। केपी के गवर्नमेंट के एक वजीर, मादनियात के वजीर, जिनको इन्होंने निकाला और करप्शन के चार्जेस पे निकाला, वो वजीर उन्होंने मुझे खुद बताया,
उन्होंने कहा कि मुझे गवर्नमेंट के अरबाब इख्तियार जो थे बड़े, वो मुझसे हिस्सा मांगते थे और वो कहते थे कि हिस्से को बढ़ाओ, हिस्सा ना बढ़ाने की वजह से उनको निकाला और जेल में डाला गया और उनसे वजारत ली गई और ये ड्रामा किया गया कि ये हम जो भी हमारी वजारत, हमारी हुकूमत में करप्ट होगा, हम उसको सजा देंगे, जेल में डालेंगे और निकालेंगे। और ये आपसे उनकी बात मेरी डायरेक्ट बात हुई, मैंने उनको बुलाया पेशावर से, मैंने कहा मुझे बताएं, वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे सारी कहानी बताई कि मुझसे खटक साहब, परवेज़ खटक हिस्सा मांगते थे, मुझसे शाह महमूद कुरैशी हिस्सा मांगते थे, मुझसे जहांगीर तरीन हिस्सा मांगते थे और हिस्से किस ओहदे पर फाइज थे वो वजीर जी, ज़ियाउल अफरीदी की बात करता हूं मैं। अच्छा, हाँ, वजारत का कलमदान था। ज़ियाउल अफरीदी मादनियात के वजीर थे। मुझे उन्हें खुद बताया कि चूंकि हिस्से की परसेंटेज ज्यादा करने की वजह से उन्होंने कहा जी सानू ज्यादा दो, लेकिन वो तो और उनको उन्होंने, परवेज खटक साहब तो कल भी कह रहे हैं कि अगर बीआरटी में करप्शन हो तो मुझे गोली मार दें। मैं इस बात का गवाह हूं और ज़ियाउल अफरीदी को आप बुला लें, वो इस बुनियाद पे उनको जेल में डाला गया और यह ड्रामा किया गया कि हम अपने साथियों को भी जो करप्शन करते हैं जेल में डालते हैं, हालांकि वो हिस्सा ना ज़्यादा मिलने की वजह से जेल में डाला गया और उन्होंने फिर पार्टी छोड़ी और वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया। सही, यानी फिर वो पार्टी छोड़ गए। और ये किस दौरान ये की बात है? ये जनाब इनकी पीटीआई की गवर्नमेंट जो केपी में है उसकी बात हो रही है। सही, चलें जी, मैं मजीद आगे बढ़ता हूँ। अब आप सोच लें कि करप्शन कहाँ जा रही है। वक़ार साहब, आप क्या कहेंगे वाकई जब वो जरा कोई ऐसी बात कर देते हैं और ये सूरत हाल सामने आ जाए? बिल्कुल इसी तरह जी, इन्होंने दुरुस्त बात की है और ये इस तरह के इशारे, इस तरह की एग्जांपल्स नजर आती है। अदील शेख सादी ने बड़ी जबरदस्त बात की है इस जिम्मन में। वो कहते हैं कि अगर हुक्मरान वक्त जो है वो अगर रियाया के बाग में से एक सेब खाएगा तो उसके जितने भी नीचे एहलकार हैं और जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं वो पूरे के पूरे बाग को उखाड़ देंगे। अगर वो अवाम में के पैसों से या अवाम के मुर्ग मुसल्लम खाता है तो उसके जितने भी नीचे एहलकार हैं वो उसकी पूरी की पूरी दुकान को खाली कर देंगे। लिहाजा आई पर्सनली बिलीव चैरिटी बिगिंस एट होम, और ये चैरिटी, ये जो इनिशिएटिव है हमारे मिनिस्टर्स की तरफ से, इसका इनिशिएटिव लेना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर को खुद इस चीज को बड़े रोक टोक तरीके से करने की जरूरत है कि ये जो मिनिस्टर्स हैं इनको खुद इस चीज का अपना एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए। जिस तरह नवीद साहब ने, मान साहब ने ये बात की कि ये लोग तो खुद एक दूसरे से हिस्से मांगते हैं, एक दूसरे से शेयर्स मांगते हैं। अब्रेज इमरान खान ने बारहा ये कहा कि जब वजीर आजम गलत होता है तो नीचे तमाम एहलकार और वज़रा गलत होते हैं, वो करप्ट होते हैं, वो हिस्से मांगते हैं, वो ये उन्होंने कहा, बार बार कहा और ये दुरुस्त भी है। जब आपकी गवर्नेंस अच्छी नहीं होगी, आप अगर करप्ट मैल प्रैक्टिसेस में होंगे, अगर आप होंगे तो वो करप्ट मैल प्रैक्टिसेस आपकी काबीना में, आपके वज़रा में, आपके अराकीन में, आपकी ब्यूरोक्रेसी में वो चलती नजर आएगी। मैं इस बात पे नहीं जाता, मैं इस पे भी इत्तेफाक करता हूं कि उनकी शख्सियत नीट एंड क्लीन है, लेकिन जो उनके नीचे काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, उनका जिम्मेदार कौन है? जो ये काम कर रहे हैं, अगर उनके अंडर कर रहे हैं, उनके पास ओहदे मौजूद हैं, कलमदान उनके पास हैं, तो अगर ऐसा हो रहा है और बातें सामने आ रही हैं, मंजरें यहाँ पे आ रही हैं, तो फिर जिम्मेदार कौन? देखिए, जिम्मेदार तो हुक्मरान ही ठहरता है, जिम्मेदार तो बड़ा ही ठहरता है। और जब देखें, उन्होंने, इमरान खान साहब का बयानिया यह था कि जब पैसा डिवैल्यू होता है तो जिम्मेदार हुक्मरान होता है, जब करप्शन होती है तो जिम्मेदार हुक्मरान होता है, जब महंगाई होती है तो जिम्मेदार हुक्मरान होता है, तो जब लॉलेसनेस होती है तो उसका जिम्मेदार भी हुक्मरान होता है, जब खुशहाली होती है, जब मुल्क तरक्की करते हैं, जब अक़वाम आगे बढ़ती है तो उसका जिम्मेदार भी हुक्मरान ही होता है। स्पेशली पंजाब के हवाले से कि वहां पे करप्शन की जो सूरत हाल है, करप्शन बहुत बड़ी है। मैं आगे बढ़ता हूं। वज़ीर आज़म साहब ने एक दो टोक ऐलान किया, या इन दो टोक अंदाज में कहा है कि फजल रहमान को बाहर से मिलने वाले पैसे का हिसाब देना होगा। मजीद कहा, फॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम लगाने वाले खुद फंस गए, ब्रॉडशीट की तहकीकात तो जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ही करेंगे। नवीद साहब कैसे देख रहे हैं? अच्छा, अब आप ये बात देखें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब तो हिसाब बाद में देंगे और वो जरूर दें, सभी को हिसाब देना होगा, आप अपना हिसाब दें। आप इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि पहले वो हिसाब दे। किसी के जुर्म, किसी के गुनाह, किसी की गलती को आप इसलिए जस्टिफाई नहीं कर सकते कि पहले वो दे, उन्हें भी तो किया नहीं। आप किसी के जुर्म को ये कह के नहीं कर सकते कि उसने किया पहले उसको पकड़े। अगर आपने किया तो आपको आप अपना हिसाब दें। ब्रॉडशीट में आपके जो मामलात हैं, हुकूमत गवर्नेंस में आपके जो मामलात हैं, करप्शन में जो आपके मामलात हैं, फॉरेन फंडिंग केस भी जो है वो इतनी तवालत इख्तियार कर चुका, दौरानिया उसका अच्छा खासा हो गया, समाअतें अच्छी खासी हो गई। अदील, फॉरेन फंडिंग केस वो बिल्कुल ठीक है। अकबर एस बाबर साहब से मेरी बेशुमार दफ़ा मुलाकात हो चुकी है और बात हो चुकी है, वो बिल्कुल ठीक हैं और वो ठीक कहते हैं
फॉरेन नहीं, फंड कहने की हद तक तो हम भी ये कह रहे हैं कि ठीक कहते हैं, आपको लगता है वो प्रूव कर पाएंगे? वो प्रूफ दे चुके हैं। सही। ये इलेक्शन कमीशन उसको उस तरीके से प्रोसीड नहीं कर रहा, उसमें मेलाफाइड है, वो डायरेक्शन उसको दुरुस्त नहीं मिलती। और अगर वो अपने आप को समझता है इलेक्शन कमीशन के वो उसके ऊपर कोई पाबंदी है तो वो रिजाइन कर दें, वो कह दें। कोई सही। इखलाकियात भी तो कोई चीज़ होती लेकिन है। इलेक्शन कमीशन खुद भी तो सो मोटो ले सकता है, ये उनके आइन खुद में है। देखिए वो क्यों नहीं लेता। ये 6 साल से केस चल रहा है और अगर ये केस मेरिट के ऊपर हो गया तो इमरान खान साहब का वही हाल होगा जो पनामा में नवाज शरीफ साहब का हुआ है। सही। चले मैं और मैं एक और बता लेकिन दूं, शेख साहब तो ब्रॉडशीट देखिए, को कहते हैं पनामा नहीं, टू मैं नहीं, नून लीग के लिए। वो इनके लिए साबित होगा। अगर वो ये कहते हैं तो इसका मतलब है ये पहले से तय कर चुके हैं। सही। आप ये देखें ना, आप तो एक सही। डिसीजन यानी करके मैं कहते हैं ना कि ये लफ्ज़ों के होगा। आपके इस्तेमाल या चुनाव के हवाले से ये जरूर हाँ, सोच। और ये देखें कि गिलानी साहब को अदालत ने डिस्क्वालीफाई किया था, नवाज शरीफ साहब को अदालत ने किया। मैं आपको आज बता देता हूँ, जिस वक्त भी इमरान खान साहब का बंदोबस्त होगा वो अदालत ही उसको डिस्क्वालीफाई करेगी और यही जस्टिफिकेशन होगी कि जी हमने तो नहीं निकाला। सही। चलें, लेकिन तो ये जो आप इमरान जुमला खान साहब कह भी रहे कहा हैं, करेंगे कि यानी मुझे क्यों वज़ीर निकाला। दाखिला तो बड़े जोर दे के कह चुके कि ब्रॉडशीट मामला पनामा 2, यानी उन्होंने भी यही बोला, शायद उन्हें भी शक है अंग्रेजी पे कि नून लीग वालों के। पनामा 2 उन्होंने अगर बोला गौर से पढ़ लें मरियम बीबी, पढ़ लें, ये पनामा 2 साबित होगा आपके लिए। वो अगर ये कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि डिसीजन पहले ही हो चुका है। वो कैसे कह सकते हैं? सही। आप इंक्वायरी होने दें। जब आप इंक्वायरी अभी हुई नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो सकता है आपके खिलाफ चला जाए, फिर क्या आप बिल्कुल करेंगे? सही। वकार साहब आप क्या कहेंगे ये दोनों मामला? और बल्कि वजीर आजम ने तो ये कहा है फजलुर रहमान को बाहर से मिलने वाले पैसे का हिसाब देना होगा, तो बाकियों को भी देना तो होगा। देखिए बिल्कुल देना चाहिए। जस्टिस मस्ट प्रिवेल अक्रॉस द बोर्ड, लेकिन इससे पहले प्राइम मिनिस्टर को, इनकी जमात को जरूर इस चीज का जवाब देना चाहिए। जिस तरह आपने बात की दिल, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि 6 साल से इनका खुद केस पेंडिंग है और इलेक्शन कमीशन की रिट बहुत कमजोर नजर आई है। इलेक्शन कमीशन को जो है ऑर्डर पास करना चाहिए था, खासतौर पे जब 2018 में तमाम स्टे ऑर्डर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नून लीग की गवर्नमेंट की तरफ से और उसके बाद जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई और इनकी तरफ से जितने स्टे ऑर्डर्स थे वो वकेट कर दिए गए। उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन वाज द अथॉरिटेटिव इंस्टीट्यूशन के जो कि किसी भी तरह का ऑर्डर पास कर सकती थी। और जिस तरह अमान साहब ने बात की, मैं इनकी बात से लिटिल बिट डिसएग्रीमेंट करता हूं कि इस वजह से इनको नाअहल किया जा सकता है। वो इसलिए नाअहल नहीं किया जा सकता कि इस हवाले से 2003 के 2017 के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इलेक्शन से रिलेटेड लॉज हैं वो ये कहते हैं कि अगर ये चीज साबित हो जाए कि कोई भी पार्टी फॉरेन फंडिंग है या प्री फंडिंग की क्लास में आती है तो उसके वो तमाम फंड जो फॉरेन रिसोर्सेज से आए हैं वो जब्त कर लिए जाएंगे। लिहाजा इसमें डिस्क्वालिफिकेशन 62 और 63 के तहत बिल्कुल नहीं है। जो लॉज एग्जिस्टिंग है पाकिस्तान में उसके तहत ये है कि इसकी प्रॉपर्टीज को, एसेट्स को जो कि फॉरेन रिसोर्सेज से या प्रिवरी रिसोर्सेज से इनको रिसीव हुए हैं वो जब्त कर लिए जाएंगे। लिहाजा इसमें अब्रेज इसमें देखें कि वो की जरूरत है कि 62 या 63 के तहत पनामा की तरह अच्छा, इसमें इनको किसी चीज का डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नवीद साहब का भी आप मौका अब्रेज आप ये देखें कि ये चीज साबित होगी, उनके एसेट्स सीज होंगे और ये साबित होगा। जब एसेट सीज होते हैं तो ये साबित होता है कि ये बदयांती शामिल है। जब कोई हुक्मरान नहीं, इसमें मैं आपको थोड़ी सी आगे सुने जरा उनके कानूनी जब एक बदयांती का अंसर सामने आएगा, एलिमेंट सामने आएगा, तो पहले प्राइम मिनिस्टर बदयांती के एलिमेंट पे ही, नवाज शरीफ साहब बदयांती के एलिमेंट पे ही निकाले गए हैं। वो ये कहा गया था कि उनमें बदयांती शामिल है। तो लेकिन ये जो फॉरेन फंडिंग है, बदयांती का कॉन्सेप्ट अपनी जगह पे, एक तो ये है कि बाकी कानूनी माहिरीन के हवाले से या कानूनी राय के हवाले से तो मैं बैरिस्टर साहब की जानब ही जाऊंगा कि वही बताएंगे। और इसमें तो और बहुत कुछ है, यानी अगर हम मजीद आगे बढ़ेंगे, वो बदयांती अलग है, ये फॉरेन फंडिंग अगर केस कहीं ना कहीं जाके जुड़ता है या वो अमाउंट जो आती है तो उसके बाद ये जायजा लिया जाएगा कि ये किस पर्पज़ के लिए, उसमें कोई दहशतगर्दी भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं राय जरूर वकास अब्रेज से लूंगा। वकास, क्या कहते हैं आप, अपनी कानूनी माहिराना राय? देखिए दील, मैंने तो आपको 2003 और 2017 के जो इलेक्शन रूल्स हैं और इलेक्शन के हवाले से प्रिवेलिंग लॉज हैं पाकिस्तान में, उनकी रोशनी में बताया कि मैक्सिमम जो पनिशमेंट है, और आर्टिकल 17 आईन पाकिस्तान का 17(2) है जो ये कहता है कि तमाम वो प्रोहिबिटेड रिसोर्सेज से रिसीव जो भी होंगे इनको फंड्स वो जो है वो जब्त कर लिए जाएंगे। ये एज सजा के तौर ये बात पे मैंने भी इसको सुनी है, initiate किया लेकिन गया है। वकास मुझे सिर्फ ये जानना है कि क्या कोई भी ऐसी शिक है कि इससे आगे की भी सजा हो कोई?
बिल्कुल नहीं है आदिल। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिन रूल्स के तहत या रेगुलेशन के तहत सजा दे सकता है, वो तो उसके अंदर लिखा गया 2003 के ज़ाब्ते के अंदर 2017 में मजीद जो सही, गैंगस्टिंग यानी लॉ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ऐसी अंदर कोई सजा अमेंडमेंट के नहीं दे साथ प्रवेल सकता। करे। और अगर ये मूव हो जाता जी है कहीं बिल्कुल। कोर्ट में तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मूव कर जाते हैं कि हमें इस चीज की वजाहत दी जाए या इंटरप्रिटेशन दी जाए आर्टिकल 184(3) के तहत, कि आया कि ये चीज बदयांती के जिम्मे में आती है, आया कि इससे कोई शख्स प्रोहिबिटरी क्लास की अगर क्लास के अंदर आ जाता है तो क्या वो 62 और 63 के तहत डिस्क्वालीफाई होगा, देन दिस वुड बी purely the discretion of Supreme Court to interpret the law सही। according to their legal wisdom। लिहाजा मैं ये समझता हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ कि वो किसी भी जिमन में जितने जितने हमारे बड़े जूरिस्ट हैं पाकिस्तान में, जुडिकेचर्स हैं, उनके ओपिनियन के मुताबिक और मेरे ओपिनियन के मुताबिक बिल्कुल इस शख्स कोई भी शख्स जो है अगर प्रोहिबिटरी क्लास में आता है तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। सजा के ठीक। तौर पे उनके जितने भी फंड्स हैं वो जब्त कर लिए जाएंगे। सही। मैं नवीद साहब आगे बढ़ते हैं और सेनेट के हवाले से बात करते हैं। सेनेट इंतखाबात में तरीक़ाकार की तब्दीली के हवाले से हुकूमत आइंदा हफ्ते में पार्लियामेंट में बिल लाएगी। दोहरी शहरियत वाला भी इलेक्शन लड़ सकेगा। हुकूमती अरकान कहते हैं तब्दीली का मकसद शफाफियत का फ़रोग, सीटों की खरीदो फरोख्त रोकना है। आपको लगता है वाकई यही है और क्या रुक जाएगा ये सिलसिला? अच्छा अदील, एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ साहब को अकामा पे निकाला गया था, ठीक। उसमें एलिमेंट बनता था दोहरी शहरियत का, बिल्कुल ठीक, थोड़ा सा, मुकम्मल नहीं, थोड़ा सा। अब दोहरी शहरियत को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जा रही है और उसको जस्टिफाई किया जा रहा है कि अगर आपकी ड्यूल नेशनलिटी है तो आप भी हुकूमत का हिस्सा बन सकते हैं। तो उस वक्त जो हुकूमत का हिस्सा नवाज शरीफ था और अगर उसके पास कामा था या ख्वाजा आसिफ के पास कोई इस तरह की बात थी तो आपने उनको तो निकाल दिया, इनको आप ला रहे हैं, तो ये गलत, ये ड्यूल स्टैंडर्ड जो डबल स्टैंडर्ड है ये नहीं चलेगा, नहीं होना चाहिए। आप इससे अवाम की जब ये तरबियत होती है, अमली तौर पर जो हुक्मरान होते हैं वो अवाम की ऐसे ही तरबियत करते हैं। नहीं, लेकिन अगर वो बिल ले आते हैं तो उसके बाद तो ये अपना आइनी और कानूनी सूरत हाल बनती होगी ना। देखिए आप बिल अब अपने मुफाद के लिए ला रहे हैं तो तब भी कोई इस किस्म की अमेंडमेंट हो सकती थी, कोई रियायत हो सकती थी, कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं था। आप एक जुर्म को जस्टिफाई कर रहे हैं, उस वक्त एक जुर्म की बुनियाद पे आपने उनको फारग कर दिया। आपने जब इंक्रोचमेंट्स की बात थी तो गरीबों की बस्तियों को गिरा दिया, लेकिन आपने अपना 300 कनाल का घर रेगुलराइज करवा लिया, तो आप उन गरीबों के लिए भी कोई रेगुलराइज का रास्ता निकाल लेते, अपना करते, इसको भी रेगुलराइज करते, लेकिन आप गरीबों के लिए भी कोई रास्ता निकाल लेते। कोई बस्ती तो उनकी रहने भी देते, अगर चलो नहीं रहने दी तो उनको कोई मुतबादल प्लाट कहीं पूरे पाकिस्तान में कोई 2-4 मरले तो उनको दे ही देते ना। सही। चले मैं वकास साहब से इस हवाले से भी पूछता हूँ। वकास साहब क्या कहेंगे, दोहरी शरीयत वाला भी इलेक्शन लड़ सकेगा, हुकूमत आइंदा हफ्ते में पार्लियामेंट में बिल आएगी, तो आप कैसे देख रहे हैं? देखिए बहुत बड़ा यू टर्न है और मैं मान साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि उनको दोहरी शरीयत की बुनियाद पे अकामा इस काइंड ऑफ सिटीजनशिप, तो उनको उस बुनियाद पे निकाल दिया गया और अब ये पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से ये बिल पेश करके मंजूर करवाना चाहते हैं। मैं ये समझता हूं कि ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है और स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। और इस जिम्मन में आपने जिस तरह कहा कि वो बिल पेश करेंगे तो ये बिल जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने चैलेंज भी किया जा सकता है आर्टिकल 8 के तहत। एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे सो मोटो एक्शन ले सकती है क्योंकि इस पे सिटीजनशिप एक्ट भी पाकिस्तान में प्रवेल करता है। और इस हवाले से जब भी हम दोहरी शरीयत की बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आईने पाकिस्तान में रखा गया है, जिसकी वजह से दोहरी शरीयत पे पाबंदी लगाई गई है, इसे एम्बार्गो किया गया, वो इसलिए कि दोहरी शरीयत रखने वाले की वफादारियों पे हमेशा जो है सवालिया निशान अराइज किया जाता है कि ये लोग जो कि दो से ज्यादा ममालिक की दोहरी शरीयत या इससे भी ज्यादा ममालिक की शरीयत रखते हैं, वो किस तरह इस मुल्क के साथ वफादारी का अहद कर सकते हैं। क्योंकि अगर उनके साथ कोई मसला होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, कोई लीगल इशू होगा तो वो अपना ब्रीफ केस यहाँ से उठाएंगे और दूसरे मुल्क में जाके रिहाइश या जहाँ पे भी वो दोहरी शरीयत रखते हैं वो रिजाइड करेंगे और फिर इस लॉ ऑफ लैंड के तहत उनको वापस नहीं बुलाया जा सकेगा। लिहाजा ये जो दोहरी शरीयत का कानून जो बिल यहाँ पे पेश किया जाएगा, मैं ये समझता हूँ कि ये आयन की स्पिरिट के अगेंस्ट है। और इस हवाले से मुस्तफा इम्पैक्ट का केस है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद डिसाइड किया था, जो खोसा साहब थे, उन्होंने उस केस के अंदर बड़ी जबरदस्त लॉ पॉइंट वजह किया था जिसमें यह कहा गया था
कि टाइम स्पेसिफिक और पर्सन स्पेसिफिक लॉ अगर पाकिस्तान में इन्फोर्स किया जाएगा, मीनिंग देयर बाय कोई ऐसा लॉ जिससे कोई एक स्पेसिफिक क्लास को या स्पेसिफिक लोगों को रिलीफ दिया जाए, तो वो ऐसा लॉ जो है वो टाइम बार्ड होगा, ऐसा लॉ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और ऐसे लॉ के खिलाफ आर्टिकल 8 के तहत जुडिशियल रिव्यू लेना भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सो मोटो जुरिस्डिक्शन में शामिल होगा। लिहाजा सही। दे विल फेस अ म्यूजिक। जब ये लॉ पास करवाएंगे उसके बाद भी इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, और हमारे जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं वो इस चीज पे खासा जो अवाम का ट्रस्ट या उनका इत्मीनान जीतेंगे कि हमें तो निकाल दिया और खुद ये दोहरी शरीयत करके अपने सही, इर्द यानी गिर्द कोई इख्तिलाफ ऐसा इनका अपने रिफ्लेक्शन लोगों आ को सकता नवाजने है, लगे। अच्छा, रिएक्शन आ इसमें सकता अदील आप ये देखें होगा क्या। दोहरी शरीयत वाले लोग जब असम्बली में या सेनेट में आएंगे, वो जब कोई क्राइम करेंगे या किसी भी तरह वो काबिल गिरफ्त होंगे, तो वहाँ पर पाकिस्तान का आइन मुअत्तल हो जाएगा। वो ये प्ली ले लेंगे, वो ये एज ले लेंगे कि हम तो ब्रिटिश नेशनल हैं, हम तो कैनेडियन नेशनल हैं, हम तो अमेरिकन नेशनल हैं। तो वहाँ पर वो अमेरिकन नेशनल बन जाएंगे जब वो किसी जुर्म की गिरफ्त में आएंगे, लेकिन जब वो पाकिस्तान की असम्बली में या सेनेट में जाएंगे तो वो पाकिस्तानी बन जाएंगे। तो ये चीज़ उनको पाकिस्तान के साथ मादर पितर आज़ाद कर देगी। वो खुल के खेलेंगे। और लाजम बात है किसी और की शहरियत है तो लाजम उनका भी आपने ओथ तो लिया होगा, और उस ओथ में बहुत सारी चीजें और आप जब हैं। यहाँ पे आप दूसरे मुल्क की नेशनलिटी लेके हमारे मुल्क के किसी असेंबली में या सेनेट में आप जाके बैठेंगे, तो आप कोई ना कोई लॉलेसनेस करेंगे, हमारा कानून वहाँ पे आपकी गिरफ्त नहीं कर सकेगा। आप अल्ताफ हुसैन साहब को देख लें, वो उनके पास ब्रिटिश नेशनलिटी है, हमारा कानून उनका पाकिस्तान ला सका है? वो पाकिस्तान के अंदर मदाखलत करते रहे, वहाँ से स्पीच करके अच्छी खासी करते रहे ना। वो ब्रिटिश नेशनल थे, जबकि वो पाकिस्तानी भी अपने आप को कहते थे। एक ब्रिटिश नेशनल होके वो पाकिस्तान के अवाम में सियासत में मदाखलत कैसे कर सकते हैं? उन्होंने की, सारी उम्र की, बिल्कुल 92 के बाद से की ना। पाकिस्तान ने उनका क्या किया या पाकिस्तान के आइन ने उनका क्या किया? सही, तो इसलिए वो एज ले लेते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा कदम होगा, ये चैलेंज हो जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस बात को रोकना चाहिए कि कोई भी ड्यूअल नेशनलिटी के लिए बिल अगर आए तो वो उसको अंडू करे। सही। वकार साहब, सियालकोट की मैं बात करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके करीब का इलाका, बल्कि आपका अपना एरिया है, ये शहर है सियालकोट, और वहाँ पे बासर अफराद का ख्वाजा सरा पर तशद्दुद, डंडों से मारते रहे, IG पंजाब का नोटिस, मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का हुक्म। आखिर क्यों ऐसी सूरत हाल सामने आ रही है और कानून क्या देख रहे हैं आप? देखिए, एक तो बड़ी बदकिस्मती है, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है हमारे माशरे के अंदर कि जो हमारे हाजा सरा हैं, हमारी सोसाइटी में बसने वाले ये लोग हैं, ये पहले ही एक सोसाइटी का एक पिसा हुआ तबका है, और इनके साथ इस तरह का सौतेली माँ से भी बदतर सलूक का रवा रखना आईने पाकिस्तान बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 4 है और 5 है, जो कि डिस्क्रिमिनेशन के बिल्कुल खिलाफ है। और एट द सेम टाइम 2 हफ्ते पहले इसी तरह का एक वाकया था, उस पर भी मैंने प्रोग्राम किया, और उस पे भी इसी तरह की एक डिस्क्रिमिनेशन नजर आई कि हाजा सरा को उल्टा लटका के उसकी तो वीडियो वायरल हुई, शायद आपकी नजर से भी गुजरी होगी। और ये एक ऐसा पिसा हुआ तबका है कि जिनको हमें चाहिए कि अप्रिशिएट करें, एडमायर करें, खासतौर पे वो लोग जो कि काम काज में मुख्तलिफ जॉब्स पे आते हैं, हम इनको बड़ी हकारत की नजर से देखते हैं। बतौर माशरा ये हमारे ज़मीर का और हमारे मिजाज का और हमारी तहजीब का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि ये लोग भी इंसान हैं, और हमारा सबसे बुनियादी जो मजहब है वो इंसानियत है। इस्लाम सबसे ज्यादा जिस चीज का दर्ज देता है वो इंसानियत का दर्ज देता है। इस हवाले से हमारे माशरती रवैये जो है, इसकी इस्लाह की और इसकी दुरुस्तगी बहुत अहम वक्त का तकाजा है। नवीद साहब, मुझे तो ये पूछना है कि आप लफ्ज़ बासर इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे? मुझे तो, मेरे ख्याल में वो लोग तो शायद बेअसर हैं जो इन पे जुल्म कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो बाअसर ज़रूर हैं। मैं आपको एक बताऊँ, इस्लामाबाद में उसामा के कत्ल का वाक़या हुआ, डचकोट में इसी तरीके से पुलिस ने निकाल के नौजवान को कत्ल किया। साहिवाल में जो कत्ल हुए बच्चों के सामने सानिया हुआ, जो ये सियालकोट वाला वाक़या है, इससे पहले जो अब्रेज साहब ने बताया है कि वो ख्वाजा सरा को उल्टा लटका के मारा गया, इस तरह के वाक़यात, या सियालकोट में ही 2 भाइयों को डंडे मार के कत्ल किया गया था, पत्थरों के साथ मारा गया था, ये चीज़ बताती है कि हमारी हुकूमतों की रिट ख़त्म है। अगर हमारी DC मौजूद हैं, AC मौजूद हैं, थानेदार मौजूद हैं, CCPOs मौजूद हैं, उनके मौजूद होते हुए अगर किसी के इलाके में ये जुर्म या गुनाह या कोई सज़ा जुल्म होता है तो काबिल गिरफ्त वो होना चाहिए। जब तक आप काबिल गिरफ्त उनको नहीं ठहराएंगे, उनको सज़ा
संगीन सजाएं नहीं देंगे, उस वक्त तक ये जुल्म होते रहेंगे। तो मुआशरे का जो ये रुझान है, ये बड़ा खौफनाक है। मुआशरा ख़त्म हो जाता है, तहस तहस हो जाता है। तो मुआशरे की खूबसूरती यही होती है कि उसका डेकोरम बरकरार रहे, उसमें इंसाफ हो, उसमें जुल्म ना हो। तो ख्वाजा सरा तो हमारे मुआशरे का एक बल्कि ये तो एक महरूम अदम तबका है। बर्दाश्त की सूरत हाल मुझे तो लगती है, यानी उस अदम बर्दाश्त में भी आपके पास क्या इख्तियार है। बल्कि मैं जानना चाहूँगा वक़ार साहब से कि अदम बर्दाश्त के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस सारी सूरत हाल को कहाँ देख रहे हैं। आखिर क्या कोई साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, कोई ना कोई इनकी ऐसी तरतीब होनी चाहिए कि लोगों को पता चले। देखिए, हमारे सबसे बुनियादी रोल इस ज़िम्मन में अगर देखा जाए तो हमारे उलमा का, हमारे टीचर्स का और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का किरदार बहुत अहम है कि वो अपनी प्रॉपर तरीके से प्रीचिंग से, टीचिंग से, ट्रेनिंग से इस कौम को ये समझाएं कि हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त का जो बढ़ा हुआ कल्चर है, इसकी सही। वजह से हमारे अच्छा। थाने, हमारी सही अब्रेज़, इसमें नवीद साहब, बस एक जुमला, एक आखिरी अब्रेज़, जुमला। वक्त की किल्लत के बाद अच्छा। मुझे इजाज़त लेना अच्छा। होगी, मेरे पास वक्त बिल्कुल ही कम हो गया। नाज़रीन, आपसे इजाज़त का वक्त चाहता, बल्कि इजाज़त चाहता हूँ, प्रोग्राम के ख़त्म होने का वक्त हो चुका है। आपकी आमद का शुक्रिया नवीद साहब, और आपकी शिरकत और तजज़िये का शुक्रिया वक़ास अब्रेज़। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।